दोस्तों, दौलत का घमंड इंसान को सिर्फ बर्बाद ही नहीं तबाह भी कर देता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शहर के सबसे अमीर बाप की बेटी को दौलत का नशा इतना चढ़ गया था कि जिस सच्चे लड़के को उसने अपनी औकात से नीचे कहकर ठुकराया था, किस्मत ने ऐसी मार मारी कि एक दिन उसी के लिए दर दर की ठोकरें खाती नजर आईं। यह शहर के जाने माने बिल्डर धीरज सेठी का बंगला था। सफेद संगमरमर, गेट के दोनों तरफ गार्ड और अंदर की सजावट ऐसी कि रघु जैसे कारपेंटर को भी डर लगे कि अगर कोई हथौड़ी गलत चल जाए तो उसकी जिंदगी भर की कमाई भी जा सकती है। उसी दोपहर उसकी पहली बार मुलाकात हुई थी आर्या से। हल्की नीली डेनिम, सफेद टॉप कंधों तक खुले, बाल और आंखों में घमंड। वो ऊपर से आई, अपने फोन पर कुछ देख रही थी और जब रघु से टकराई तो झल्ला कर बोली, तुम लोग आते क्यों हो? अंदर ऐसे गेट के बाहर इंतजार नहीं कर सकते थे। रघु थोड़ा पीछे हटा बोला, नहीं बस। सिर झुकाकर बोला, मैडम झूले की फिटिंग अंदर पर से ही होगी, बाहर से नहीं। आर्या ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। पुरानी पैंट, हल्का सा गंदा कुर्ता, हथेलियों पर गोंद के निशान, और उसने ठहाका मारा, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, तुम जैसे लोग तो काम के लिए ही आते हो। रघु ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराया। उसका स्वभाव था किसी के शब्दों से खुद को छोटा महसूस ना करना। अगले 3 दिन रघु वहीं काम करने आता रहा। किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, बस काम खत्म कर शाम को अपनी पुरानी साइकिल उठाकर निकल जाता था। लेकिन उसकी नजर कई बार आर्या पर पड़ती। जब वह अपनी कार में बैठती, किसी कॉल पर गुस्से में होती या बस बालों को बांधती हुई खिड़की से बाहर देखती। चौथे दिन काम खत्म होते ही वह बिना प्लान के आर्या से बात करने चला गया। वो लॉन में बैठी थी, जूस पी रही थी। रघु ने थोड़ा हिम्मत जुटाकर कहा, आपके लिए झूले के साथ एक छोटा टेबल भी बनाया है, गिफ्ट है, लकड़ी के जो टुकड़े बचे थे। आर्य ने पलट कर देखा, गिफ्ट, और हंस दी। तुम्हारे जैसे लोग गिफ्ट नहीं देते, तुम लोग बस ऑर्डर पूरे करते हो। रघु ने फिर भी मुस्कुराकर कहा, शायद आप ठीक कह रही हैं, पर मैं गिफ्ट दे रहा हूं, काम नहीं कर रहा। आर्या को शायद पहली बार उसकी बातें समझ नहीं आईं। उसने आंखें तरेर कर बोला, कहना क्या चाहते हो? रघु ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, कुछ नहीं, बस एक बात कहनी थी। अगर आपकी शादी अब तक तय नहीं हुई हो तो मैं। उसके बोलने से पहले ही आर्या जोर से हंस पड़ी, इतना तेज कि पास खड़े माली और गार्ड भी मुस्कुराने लगे। तू तू मुझसे शादी करेगा? तेरी औकात क्या है? तू मेरे पापा के बंगले में फर्नीचर बनाता है और सोचता है मैं तेरे साथ जीवन बिताऊंगी, वो वही नहीं। रुकी, फोन निकाला, किसी को कॉल किया और कहा, अरे सुनना, तू नहीं मानेगा, आज एक कारपेंटर ने मुझे शादी का प्रपोजल दिया। हाँ सच्ची में, उसी ने जो झूला बना रहा है। रघु चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में ना आंसू थे ना गुस्सा, बस खामोशी थी। वो 1 मिनट और, तू ना किया, कारपेंटर ने पराल करने के लिए खड़ा रहा। फिर सिर झुकाकर बोला, मैंने इज्जत से बात की थी, आपने औकात देख ली। कोई बात नहीं, वक्त की भी एक जुबान होती है, वह भी एक दिन बोलेगा और उस दिन मैं चुप रहूंगा। रात को वह जब अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौटा, मां ने पूछा, क्यों बेटा, आज कुछ थका थका लगा रहा है? रघु ने कहा, थकावट नहीं है मां, कुछ बातें अंदर से खुरच देती हैं। मां समझ नहीं पाई, लेकिन उसके माथे पर हाथ रखकर बोली, तू जो है बस वैसा ही बना रहे, यह दुनिया तुझे नहीं समझेगी। रघु अगले दिन फिर से काम पर निकल पड़ा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाहर से वह अब भी वैसा ही था, सीधा सादा, शांत और मेहनती, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था और कुछ नया बनने की कोशिश कर रहा था। वो आर्या के शब्दों को भूल नहीं पा रहा था। तू मुझसे शादी करेगा? तेरी औकात क्या है? यह लाइन उसके दिल में कील की तरह धंसी हुई थी। इधर आर्या की जिंदगी में सब कुछ वैसा ही चल रहा था, लेकिन अंदर से उसकी दुनिया थोड़ी हिल चुकी थी।
वो लड़कियों के उस घमंड से भरी हुई भीड़ में पली बढ़ी थी, जहां इंसान की कीमत उसके कपड़े, कार और कॉन्टैक्ट्स से लगाई जाती थी। लेकिन रघु के चेहरे पर उस दिन जो शांति थी, वह कहीं ना कहीं उसके दिमाग में गूंजती रही। हालांकि उसने यह बात खुद से भी कबूल नहीं की थी, लेकिन जब वह फोन में रघु का मजाक बना रही थी, तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगा था कि शायद उसने हद पार कर दी है। आर्या उस वक्त विवेक नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। विवेक एक बिजनेसमैन का बेटा था, हैंडसम, पॉपुलर, ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला और आर्या के लेवल का। उसके साथ आर्या को लगता था कि यही असली प्यार है, क्योंकि दोनों साथ पार्टी करते, फोटो अपलोड करते और अपने दोस्तों के बीच एक पावर कपल कहलाते। लेकिन सच कुछ और था। विवेक कभी आर्या से उसके स्वभाव या सोच पर बात नहीं करता था, बस उसकी गाड़ी, बंगला और उसके पिता के बिजनेस से मतलब रखता था। एक शाम जब आर्या ने मजाक में विवेक से कहा, अगर सब कुछ चला भी जाए और हम दोनों को एक छोटे घर में रहना पड़े, तो विवेक ने हंसते हुए जवाब दिया, तब मैं तो तुझसे शादी करने की सोच भी नहीं सकता आर्या। तू क्या सोच रही है? आर्या हंसी तो थी उस वक्त, लेकिन उस हंसी में खालीपन था। किस्मत को शायद यही मंजूर था। सेठी ग्रुप पर एक पुराना जमीन घोटाला खुल गया। मीडिया में नाम उछला, इनकम टैक्स की रेड पड़ी और एक के बाद एक केस बनने लगे। धीरज सेठी, जो शहर में रुतबा रखते थे, अब हर जगह बदनाम हो गए। बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, बंगला जब्त होने की नौबत आ गई और दोस्तों, रिश्तेदारों ने फोन उठाना बंद कर दिया। एक रात जब आर्या ने विवेक को फोन किया, रोते हुए कहा कि पापा की तबीयत बिगड़ गई है, पैसे की जरूरत है। विवेक ने कहा, सॉरी आर्या, अब तू मेरे किसी काम की नहीं, मुझसे उम्मीद मत रख। और कॉल कट हो गया। आर्या ने रोते हुए 100 बार उसका नंबर डायल किया, लेकिन विवेक ने कभी दोबारा फोन उठाया ही नहीं। उसने जिस दुनिया पर भरोसा किया था, उसी दुनिया ने उसे सबसे बुरी तरह ठुकरा दिया था। अब आर्या अपने पिता, बीमार मां और टूटे हुए घर में एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहने लगी। दिन भर नजरें चुराकर घर से निकलती, जॉब के लिए दर दर भटकती, लेकिन हर जगह जवाब मिलता, सॉरी, हम सेठी ग्रुप वालों को नौकरी नहीं देते। औरतें ताने मारतीं, अरे वह सेठी साहब की बेटी है ना, अब लाइन में लगती है। बच्चा बच्चा पहचानता था, यह वही लड़की है ना जिसके बाप की कंपनी बंद हो गई। आर्या टूटने लगी थी। जो लड़की कभी अपने स्टाइल, मेकअप और इंस्टाग्राम पर हजारों लाइक्स से अपना आत्मविश्वास बनाती थी, अब आईने से नजरें चुराती थीं। उसके पास अब ना पैसा था, ना प्यार, ना पहचान। बस हर रात सिसकियां थीं और हर सुबह शर्मिंदगी। एक दिन मां की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। रात के 2:30 बजे थे और कोई फोन नहीं उठा रहा था। कॉल टैक्सी वालों से लेकर हॉस्पिटल तक सब ने मना कर दिया। आस पड़ोस वालों ने दरवाजा तक नहीं खोला। मां बिस्तर पर पड़ी थीं, हाथ कांप रहे थे, सांस फूल रही थी। आर्या की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी एक बाइक की आवाज आई। आर्या ने खिड़की से देखा, एक चेहरा जो जैसे अंधेरे में भी उजला दिख रहा था। वो था रघु। आर्या समझ ही नहीं पाई कि वह वहां कैसे आया। उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, बस मां को धीरे से अपनी गोद में उठाया और बोला, चलिए, देर नहीं करनी चाहिए। आर्या सिर्फ देखती रही, स्तब्ध, शर्मिंदा और शायद थोड़ा हल्का भी। हॉस्पिटल पहुंचने तक रघु ने सब संभाल लिया। फॉर्म भरा, दवाइयां लाईं और खुद खून भी दिया जब जरूरत पड़ी। आर्या बैठकर बस मां का माथा सहलाती रही और रघु को निहारती रही। एक वो इंसान जिसे उसने कभी इंसान तक नहीं समझा था, आज उसकी मां की जान बचाने में जुटा था, बिना कोई हिसाब लिए। जब मां को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया तो आर्या धीरे से रघु के पास गई। आवाज कांप रही थी, आंखें नम थीं। बोली, तुमने तुमने ऐसा क्यों किया? रघु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार था और सच्चा प्यार मदद मांगने का इंतजार नहीं करता। आर्या कुछ नहीं बोल पाई, जुबान
जैसे बंद हो चुकी थी। उसके जीवन की सारी अकड़, सारी ऊंच नीच की सोच, सब कुछ उस एक पल में जैसे पिघल गई। जो इंसान किसी उम्मीद के बिना आया था, उसने उसे जीना सिखा दिया। रघु के जाते ही आर्या फूट फूट कर रो पड़ी। अब वह आंसू उसकी हार के नहीं थे। वह एक ऐसे एहसास की शुरुआत थे जहां वह खुद को धूल बराबर समझ रही थी। घमंड, दिखावा और झूठी मोहब्बत से पूरी तरह खाली। अब उसके सामने बस एक इंसान था जिसने बिना कुछ लिए सब दे दिया था। अगली सुबह आर्या की आंख जल्दी खुल गई थी। मां आईसीयू में थीं, लेकिन खतरे से बाहर थीं। डॉक्टर ने कहा था, किसी नेक इंसान ने सही समय पर अस्पताल लाकर आपकी मां की जान बचा ली। आर्या बस खामोश रही। वो जानती थी वो इंसान कौन था। आर्या दिन भर हॉस्पिटल की कुर्सी पर बैठी रही। बार बार उसकी नजर दरवाजे की तरफ जाती, जैसे रघु फिर आएगा, लेकिन रघु नहीं आया। वह अपना काम कर चुका था, बिना कोई एहसान जताए, बिना कोई इंतजार किए। उधर रघु ने अपने पुराने रास्ते पकड़ लिए थे। वह फिर से वर्कशॉप चला गया था। लकड़ी की खुशबू, हथौड़ी की आवाज और उसके काम में वही शांति, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके दिल में अब भी आर्या के आंसू गूंजते थे। वह जानता था यह आंसू अब मजाक उड़ाने वाले नहीं हैं। यह अब उस लड़की के आंसू हैं जो पहली बार अपने घमंड से बाहर आई है। इसी बीच कुछ और बदला था। एक दिन आर्या दूर से देख रही थी कि एक बुजुर्ग महिला टूटी लकड़ी की छड़ी लेकर रघु के पास आई। वो बहुत शर्मिंदा लग रही थी। इसी बीच वो कुछ खत्म करने के लिए बोली, बेटा नया नहीं बनवा सकती, सिर्फ पकड़ने लायक बना दे। रघु ने मुस्कुराकर कहा, मैं नया बना दूंगा अम्मा, और पैसे मत देना, तुमसे दुआ चाहिए बस। अम्मा की आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और आर्या के पांव वहीं रुक गए। वह सोचने लगी, जिस इंसान को मैंने औकात वाला नहीं समझा, वह तो इंसानियत का वह काम कर रहा है जो शायद पूरे शहर में कोई नहीं कर रहा। उसी शाम आर्या घर लौटी और मां को सारी बातें बताईं। मां अब थोड़ा ठीक थीं। उन्होंने आर्या की आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने तुझे बचपन से बहुत चीजें सिखाईं, लेकिन इंसान पहचानना शायद सिखा नहीं पाई। आर्या फूट पड़ी, बोली, मां, मैं बहुत छोटी थी मां, बहुत घटिया थी, और उसने तब भी मुझे इंसान समझा। मां ने उसका सिर गोद में रखकर सहलाया, फिर एक लंबी सांस ली और कहा, बेटा, रिश्ते खून से नहीं बनते, किरदार से बनते हैं, और उस लड़के का किरदार वह बहुत ऊंचा है। अगले दिन मां खुद चलकर रघु की वर्कशॉप पर पहुंची। रघु जमीन पर बैठा लकड़ी तराश रहा था। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर धीमे से पुकारा, बेटा। रघु ने मुड़कर देखा। उन्हें देखकर झट से खड़ा हो गया। मां जी, आप। उन्होंने पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। जिस दिन मेरी बेटी ने तुझे ठुकराया, वह दिन मेरी हार का दिन था, पर जिस दिन तूने बिना कुछ कहे मेरी जान बचाई, वह दिन मेरी जीत का दिन था। मैं नहीं जानती तू क्या सोचता है अब, लेकिन अगर तेरे दिल में अब भी मेरी बेटी के लिए वही इज्जत है, तो आज मैं तुझसे एक रिश्ता मांगने आई हूं। दामाद बनने का नहीं, बेटा बनने का। रघु कुछ पल खामोश रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थीं। उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, आपका आशीर्वाद ही तो मांग रहा था, आज मिल गया। पीछे खड़ी आर्या यह सब सुन रही थी, चुपचाप, बिना आंसू पोंछे। वो कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि अब उसका बोलना जरूरी नहीं था। अब बस सुनना जरूरी था। उस इंसान की आवाज जिसे उसने कभी इंसान नहीं समझा था और जिसने बिना बदला लिए उसका सब कुछ लौटा दिया था। रघु की शादी किसी बड़ी गाड़ी या चमचमाते हॉल में नहीं हुई थी। ना शेरवानी का तामझाम था, ना 700 मेहमानों की भीड़। बस एक छोटा सा मंदिर, मां की आंखों में संतोष, आर्या की आंखों में पछतावे का सन्नाटा, और रघु के चेहरे पर वही पुरानी शांत मुस्कुराहट। गांव के कुछ बच्चे फूल बिखेर रहे थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। जब आर्या ने रघु के गले में वरमाला डाली तो उसके हाथ कांप रहे थे। यह कांपना डर का नहीं था, ये
एहसास का था, एक ऐसी शादी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी, अब उसकी सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी थी। और जब रघु ने वरमाला डाली तो उसकी आंखें कह रही थीं, मैंने तुझे आज से नहीं, बहुत पहले से अपनाया है। शादी के बाद रघु ने आर्या को किसी बंगले में नहीं ले जाया। वह वही छोटी सी वर्कशॉप थी जिसमें पीछे एक कमरा था, वही अब उनका घर था। आर्या ने पहली बार जिंदगी में एक ऐसी जगह को घर कहा जहां एसी नहीं था लेकिन सुकून था, जहां दीवारों पर पेंटिंग नहीं थी लेकिन हर कोने में मेहनत की कहानी थी। पहले पहले दिन आर्या खामोश रही, कोई शिकायत नहीं, कोई जिद नहीं, बस चुपचाप सब देखती रही। रघु रोज सुबह उठकर मंदिर जाता, फिर चाय बनाता और फिर वर्कशॉप खोलता। इसी तरह समय बीतता रहा। एक रात जब दोनों थक कर सोने जा रहे थे, आर्या ने धीरे से पूछा, रघु, क्या तुझे कभी दुख हुआ जब मैंने तुझे ठुकराया था, अपमान किया था? रघु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, दुख तो हुआ था आर्या, लेकिन मैंने उस दुख को अपने अंदर कहीं गाड़ दिया ताकि जब वक्त आए तो मैं उसे फूल बनाकर तुझे लौटा सकूं। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रघु का हाथ पकड़ा और बोली, आज मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस एक बात कहती हूं, अगर दोबारा जन्म हो तो मैं फिर से वही गलती करूंगी ताकि तू फिर से मुझे यूं माफ कर सके। रघु हंस पड़ा, और पहली बार उस हंसी में गर्व भी था, प्यार भी और सुकून भी। बदला पूरा हुआ था, ना शोर से ना तकरार से, बल्कि बिना कुछ छीने सब कुछ वापस देकर। कभी जिसने अपमान किया था, आज वही उसके पैरों में नहीं उसके दिल में झुक गई थी। और यही कहानी थी एक बढ़ई की जो सिर्फ लकड़ी नहीं रिश्ते भी तराशना जानता था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आप सब यह वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ जरूर साझा करें, हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।